कौन सा सेक्शन हम लोग कर रहे थे कवर? इसमें लैब्स हुए थे कुछ या नहीं हुए थे? ग्रांड टाइप कुछ। ओके, ग्रैंड टाइप यहाँ पे थे ना? हाँ। हम्म, ठीक है। अब ओअथ की रिक्वेस्ट को पहले आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए कि कैसे पता चलता है कि ओअथ की जो रिक्वेस्ट हैं वो मतलब ओअथ कैसे पता चलेगा कि कोई वेबसाइट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग ओअथ ऑथेंटिकेशन के पोर्शन पे आ जाइए आप। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स देखने के लिए मिलेंगे जो ये कंफर्म करेंगे कि आपका वेबसाइट ओऑथ यूज कर रहा है। सबसे पहले तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स आपको मिलेंगे जैसे कि एक एंड पॉइंट होगा जिसका नाम है ऑथराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे पैरामीटर्स मिलेंगे जैसे कि क्लाइंट आईडी, रीडायरेक्ट यूआरआई, उसके बाद टोकन, टोकन नहीं, रिस्पॉन्स टाइप, स्कोप, प्रोफाइल, स्टेट, इस तरीके के कुछ पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। और जिस वेबसाइट पर आप रिक्वेस्ट भेज रहे होगे वो होस्ट हेडर के अंदर क्या लिखा होगा कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर वेबसाइट्स ओऑथ वर्ड को यूज करे, बट यूज करते हैं। आप गूगल पे, फेसबुक पे के थ्रू जब आप ट्राई करते हो लॉगिन करने का, तब आप अगर ध्यान से यूआरएल चेक करो या बबसूट में सारे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करोगे ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रिक्वेस्ट होंगी जो कहाँ पर जा रही होंगी, आपके ओऑथ प्रोवाइडर के पास जा रही होंगी। ठीक है, तो वो ऑथ प्रोवाइडर के पास जब रिक्वेस्ट जारी होगी तो उनका यूआरएल नॉर्मली ऐसा हो सकता है, oauth.google.com या oauth.facebook.com या कुछ और भी हो सकता है वहाँ पे लिखा हुआ। बट ओऑथ के थ्रू आप ये समझ जाओगे कि वो वेबसाइट ओऑथ यूज कर रहा है। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो नॉर्मली अगर आप लॉग इन कर रहे हो गूगल से, फेसबुक से, तो वैसे भी क्लियर है कि वो ओऑथ को यूज कर ही रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए वेबसाइट को यूज करना होगा ना हमें। हाँ, वेबसाइट तो यूज करके देखना पड़ेगा आपको। जैसे कोई क्लाइंट वेबसाइट है उस पर आप जब लॉग इन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो यूज कर रहा है ओऑथ या नहीं यूज कर रहा है। प्लस कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी आपको मिलेंगे जो ये कंफर्म कर रहे होंगे कि हाँ ओऑथ यहाँ पर यूज हो रहा है। तो क्लाइंट आईडी, हर एक क्लाइंट की अपनी आईडी होगी। जैसे ओऑथ प्रोवाइडर है, उसने जितने भी उनके क्लाइंट्स होंगे उनको कोई ना कोई आईडी प्रोवाइड करी होगी, एक यूनिक आईडी जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वेबसाइट डेटा एक्सेस करने के लिए बोल रहा है। गूगल ने सिर्फ एक दो वेबसाइट्स को तो नहीं दिया होगा अपना एपीआई, ऐसे हजारों लाखों वेबसाइट्स होंगे जिनके पास गूगल का एपीआई होगा, इससे भी ज़्यादा होंगे। तो गूगल उनको कैसे आइडेंटिफाई करेगा? क्लाइंट आईडी के थ्रू। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आप वल्नरेबिलिटीज निकालोगे, जो पैरामीटर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होने के चांसेस हैं, वो है रीडायरेक्ट यूआरआई। तो रीडायरेक्ट यूआरआई के आगे वो यूआरएल होता है जहां पर आपको रीडायरेक्ट किया जाता है। ये वो एंड पॉइंट है उस क्लाइंट एप्लीकेशन का जिसको जिसमें यूजर ने बोला है कि मुझे ओऑथ के थ्रू लॉगिन करना है, ये वो क्लाइंट एप्लीकेशन है। तो उस क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू ये रीडायरेक्ट करेगा। अगर सब कुछ सही होगा तो आप कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओगे? आप वापस से क्लाइंट एप्लीकेशन के एक फंक्शन, यहाँ पे कोई भी एक एंड पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कॉल बैक एंड पॉइंट है, ऐसी कोई भी एंड पॉइंट हो सकता है जहाँ पर आप रिडायरेक्ट होगे। और वो रिडायरेक्शन के बाद जो विक्टिम जो यूजर है वो अपने अकाउंट से लॉगिन कर पाएगा या उसका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। ठीक है, उस क्लाइंट एप्लीकेशन। तो जब ओऑथ का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा, जब ये वाला वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है ये, जब आपको प्रॉपरली ऑथराइज कर लेगा, उसके बाद फिर उसके बाद कहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे आप, जो भी वैल्यू यहाँ पर पड़ी होगी रिडायरेक्ट यूआरआई के अंदर। तो जितने भी हम वल्नरेबिलिटीज आगे जाके पढ़ेंगे उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज इसी पैरामीटर को एक्सप्लॉइट कर कर आप देख पाओगे, आइडेंटिफाई कर। तो इन सब पैरामीटर्स को भी हम देखेंगे कि हाँ वेबसाइट ओआथ यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो अगर ऐसे कुछ पैरामीटर्स आपको दिखते हैं तो वो डेफिनेटली यूज कर रहा है। रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइप में ऐसे तो बहुत सारे वैल्यूज है। रिस्पॉन्स टाइप में आपको बता दें कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है, ऑथराइजेशन कोड है या फिर ग्रैंड टाइप में इम्प्लिसिट ग्रैंड टाइप का टोकन है। तो जो टोकन या कोड, आपको दो तरीके के ग्रैंड टाइप बताए थे, तो वो किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको लेके आ रहा है, टोकन लेके आ रहा है रिस्पॉन्स में या कोड लेके आ रहा है, उसके थ्रू आपको वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइप में यहाँ लिखा होगा टोकन या फिर कोड लिखा होता है अगर ऑथराइजेशन कोड वाला ग्रैंड टाइप है तो। सर मैंने ये भी पढ़ा सर, वो ज्यादा सिक्योर है वो कोड वाला। ऑथराइजेशन कोड हाँ देखो वो सिक्योर इसलिए है क्योंकि वो प्रोसेस लेंदी है। हाँ आप ऐसे लेंदी है। समझो, जैसे अगर विक्टिम को डायरेक्टली टोकन मिल जाए अगले स्टेप पे ही, तो वो प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाएगा और उसको, अटैकर को आगे के स्टेप्स को करना ज्यादा इजी है। ऑथराइजेशन कोड की बात करो तो वहां पर एक कोड वाला स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है जिससे वो प्रोसेस लेंदी भी हो जाता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो सिक्योर होगा। क्योंकि आपका जैसे जैसे अगर आप सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक की बात करूं,
सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ऑब्वियसली ज़्यादा ईजी है परफॉर्म करना, हाँ, इसको इम्प्लीमेंट करना ईजी है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत ईजी है उससे क्योंकि जल्दी हो जाएगा सारी चीज़ें, लेकिन वो जी। सिक्योर नहीं है। वैसे अगर आप एसिमेट्रिक की बात करो तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, लेकिन कहीं न कहीं वो ज़्यादा सिक्योर भी तो है इस वजह से। ठीक है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब रिकॉनाइसेंस के लिए उसने आपको बता रखा है कि अगर आपको थोड़ा अगर रिकॉनाइसेंस करना है किसी वेबसाइट पर, तो आप OAuth के लिए करना चाहते हो, तो आप जो भी एंड पॉइंट है, जैसे कोई भी वेबसाइट है, abc.com, उसके आगे स्लैश करके आप इस तरीके के पेजेस डाल सकते हो, जैसे कि डॉट वेल नोन, फिर ऑथराइजेशन सर्वर, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो वेबसाइट यूज़ कर रहा है OAuth को या नहीं यूज़ कर रहा है। ऐसे एंड पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको। ऐसा नहीं कि हर जगह आपको मिल जाएँगे, बट ऐसे एंड पॉइंट्स ऐसे मिल सकते हैं अगर उनको ओपन रख रखा होगा, जिनके अंदर कुछ जेसॉन में लिखी हुई कॉन्फ़िगरेशन आप एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किस तरीके का ये एंड पॉइंट है, किस-किस तरीके का ऑथराइज़ेशन ये वेबसाइट प्रोवाइड करेगी, क्या डिटेल्स आपसे माँगेगी, वो डिटेल्स आपको जेसॉन फॉर्म में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी उस OAuth की, वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, अगर वो वेबसाइट OAuth यूज़ कर रहा है और इन एंड पॉइंट्स को ओपन रखा गया है। ठीक है? अगर ये एंड पॉइंट्स आपको दिखते हैं, तो सबसे पहली वल्नरेबिलिटी तो यही है, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो आप कंपनी को बता सकते हो कि इन एंड पॉइंट्स को आपको फॉरबिडन रखना चाहिए या ऑथराइज़्ड रखना चाहिए, सिर्फ़ कुछ ही यूज़र्स इसको एक्सेस कर पाएँ, सारे यूज़र्स इसको एक्सेस ना कर पाएँ, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को जो आपने पब्लिक कर रखी है। तो ये चीज़ आप उनको बता सकते हो, ठीक है? और इससे ये भी कन्फर्म हो रहा है कि हाँ, डेफ़िनिटली वेबसाइट OAuth यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो आपको अगर ऐसे कुछ एंड पॉइंट्स मिलते हैं किसी भी वेबसाइट पर जब आप OAuth फाइंड कर रहे हो, तो आप उनको ये रिपोर्ट कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र के अंदर आ जाएगा ये, सेंसिटिव डेटा एक्सपोज़र या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र जो आपको बताया था, उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी आ जाएगी और अगर कुछ ऐसे एंड पॉइंट्स होंगे, तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं कंपनी को। तो रिकॉग्निसेंस के हिसाब से आपको ये बताया हुआ है। अब फाइनली मैंने आपको ये चीज़ लास्ट क्लास में हल्का-सा एक ओवरव्यू दिया था इसका कि आप यहाँ पर जो भी वल्नरेबिलिटीज़ निकालोगे, वो वल्नरेबिलिटीज़ 2 तरीके की होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लाइंट एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी निकाल रहे हो। यहाँ पर 2 ऑर्गनाइज़ेशंस यूज़ की जा रही हैं, 2 ऑर्गनाइज़ेशंस का रोल है यहाँ पे। पहली ऑर्गनाइज़ेशन कौन-सी है? जो क्लाइंट एप्लीकेशन जिसके पास क्लाइंट एप्लीकेशन है, जिस पे यूज़र अकाउंट बनाना चाहता है, साइन अप करना चाहता है, साइन इन करना चाहता है। और दूसरी वेबसाइट वो है जो आपको OAuth की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, गूगल, फेसबुक या कुछ भी। तो इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज़ जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो दोनों पर दोनों में से किसके ऊपर आप टारगेट कर रहे हो, कौन-सी वल्नरेबिलिटी किसको रिपोर्ट करनी है, वो इन सिनेरियोज़ में आपको समझाया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई दिखेगी, इसको पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग कहाँ पर एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन में फाइंड करेंगे वल्नरेबिलिटीज़? क्लाइंट एप्लीकेशन में, ठीक है? तो क्लाइंट एप्लीकेशन में कैसे वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढनी है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको जो टाइप दिया गया है इसका दैट इज़ इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लिसिट ग्रांट। यहाँ पर कौन-सा ग्रांट टाइप यूज़ कर रहा होगा? इम्प्लिसिट। जिसको अगर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया होगा, तो आप कुछ वल्नरेबिलिटीज़ वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो इम्प्लिसिट के अंदर आपको पता है डायरेक्टली टोकन यूज़ किया जाता है, यहाँ पर कोड या ऑथराइज़ेशन कोड जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर कुछ आपको क्लियर किया गया है, इसको समझ लीजिए। In this flow, the access token is sent from the OAuth service to the client application via user's browser as a URL fragment. The client application then accesses the token via JavaScript. The trouble is if the application wants to maintain the session after the user closes the page, it needs to store the current user's data access token somewhere to solve this problem. ठीक है, यूआरएल के फॉर्म में कोई एक्सेस टोकन प्रोवाइड करता है। वो आपकी यूआरएल फ्रेगमेंट के फॉर्म में होता है। हाँ। तो यूआरएल फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं मैंने अगर आपको याद होगा तो ये जैसे ये सामने आपके लिखा हुआ है ना, ये यूआरएल है। इस यूआरएल में फ्रेगमेंट कहाँ है? हैश। के बाद हैश के बाद जो भी लिखा होगा ना, ये आपका यूआरएल फ्रेगमेंट होता है।
तो इम्प्लिसिट ग्रैंड टाइप में जो टोकन आपके पास आता है, वो टोकन कैसे आता है आपके पास? यूआरएल फ्रेगमेंट के फॉर्म में आता है, और उसको फेच, फिर उसके बाद वेबसाइट उसको कैसे फेच करती है, मतलब जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई कोड लिखा होगा उस वेबसाइट वेब एप्लीकेशन पे, जिसके थ्रू वो उसको फेच करती है उस कोड को, जो फ्रेगमेंट वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को वो फेच करती है, ताकि इसके थ्रू ऑथराइज कर पाए, आपको ये कंफर्म कर पाए कि आपने सक्सेसफुली लॉगिन किया है या नहीं किया है। इस तरीके का यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो वो प्रॉब्लम बता रहा है वो ये है कि जब आपको दोबारा कभी वापस लॉगिन करना है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको वापस से उसी, अगर मान के चलो सेशन आपने क्लोज कर दिया अपना, तो वापस से वो कैसे कंफर्म करेगा कि आप ऑलरेडी वैलिडेटेड हैं या नहीं है, ऑथराइज्ड हैं या नहीं है? तो उसके लिए वो नॉर्मल यूज़र आईडी और एक्सेस टोकन को कहीं न कहीं स्टोर करके रखेगा, ठीक है? वो आपको ब्राउज़र में उसको कहीं न कहीं स्टोर कर लेगा, जिसमें वो कुकीज़ की मदद भी लेगा। अब उन टोकन्स को एक्सेस करने के लिए या उन टोकन्स को वैलिडेट करने के लिए किसकी मदद ली जाएगी? कुकीज़ की। जैसे आपने सीएसआरएफ में किया था। सीएसआरएफ में क्या हुआ था कि जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग भेजते थे, उनको कुकीज़ के साथ चेक किया जाता था, ताकि वो ये चेक कर पाएँ कि कुकीज़ प्रॉपर्ली उस यूज़र की है या नहीं है, जिस यूज़र ने ये एक्शन परफ़ॉर्म करने के लिए बोला है, ठीक है? और उसी यूज़र के कुकीज़ के साथ ये भी कन्फर्म हो जाता था कि किस अकाउंट के साथ ये चीज़ें आपको करवानी है, ठीक है? वो कुकीज़ के थ्रू हम लोग कन्फर्म करते थे, ठीक है? In this scenario, the server does not have any secret or password to compare with submit data, which means this is implicit trusted. अब इस सिचुएशन में क्या है कि जब वो ये कंपैरिजन वगैरह कर रहा होगा, आपके पासवर्ड्स जो उसने स्टोर करके रखे हैं, उनको कंपेयर कर रहा होगा, तो उसको कंपेयर करने के लिए वो, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो कंफर्म कर सके कि ये टोकन या ये क्रेडेंशियल्स सही है या नहीं है। उसने टोकन अपने पास सेव करके रख लिया, ठीक है? अब ऐसे समझो उसको कि आपने एक बार लॉगिन किया अपने अकाउंट से, वेबसाइट ने टोकन सेव करके अपने ब्राउज़र पे स्टोर करके रख लिया। जब अगली बार आप लॉगिन करोगे, तो ब्राउज़र वही टोकन यूज़ करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो टोकन को ये कंपेयर नहीं कर रहा कि किसके साथ आप लॉगिन कर रहे हो। मान के चलो अभी आपने अपने अकाउंट से लॉगिन किया, टोकन आपके पास आ चुका है, मतलब वो टोकन वैलिड है, लेकिन आपका अकाउंट के साथ उसको चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज़ वो फ्लॉ है यहाँ पर। टोकन आपके पास ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ पर किसी और का ईमेल प्रोवाइड कर दूँ, तो क्या मैं किसी और के अकाउंट से लॉगिन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर पाओगे, अगर वो टोकन को चेक नहीं कर रहा है यूज़र के साथ कि ये टोकन किस यूज़र के लिए इश्यू किया गया था, ठीक है? ऐसे ही हल्का-सा ऐसे ही कुछ सिनेरियो आपने सीएसआरएफ में भी पढ़ा था कि यूज़र का जो सीएसआरएफ टोकन है, अगर वो लिंक नहीं किया जाए यूज़र के सेशन के साथ, अगर उसको लिंक नहीं किया जा रहा है, सीएसआरएफ टोकन वैलिड है, आपके पास सेशन कुकी है वो भी वैलिड है, दोनों किसी की भी हो चाहे, आप उसके थ्रू कर पा रहे थे, है ना? वो चेक नहीं कर रहा था कि ये सीएसआरएफ टोकन इसी यूज़र का है या नहीं है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप ऑथेंटिकेशन बायपास कर सकते हो यहाँ पे, वाया ओऑथ इम्प्लिसिट फ्लो। ओऑथ के इम्प्लिसिट फ्लो के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ऑथेंटिकेशन बायपास। आप अपने अकाउंट से पहले लॉगिन करोगे, टोकन आपके पास आएगा, उसके बाद आप जिस मर्ज़ी का ईमेल एड्रेस, जिस मर्ज़ी का जो भी यूज़र नेम या डिटेल्स आपको पता है, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। एक बार ट्राई करके। इसका इम्पैक्ट बताने का एक इम्पैक्ट अकाउंट टेक ओवर है। अकाउंट अकाउंट टेक सीएसआरएफ की ओवर है। तरफ नहीं, अकाउंट नहीं, टेक जैसे हाँ, सीएसआरएफ में ये था कि आप कोई भी डिटेल चेंज कर लो, अगर वो डिटेल ईमेल या फ़ोन नंबर है, तो अकाउंट टेक ओवर है। वो डिटेल अगर नॉर्मल नाम या कुछ है, तो फिर नहीं, डिपेंड इसमें करता है। अकाउंट यहाँ पे डायरेक्टली अकाउंट टेक ओवर ही है ना? यहाँ पर आप कोई डिटेल चेंज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप अकाउंट ही एक्सेस कर पाओगे। बट यहाँ पर आपको विक्टिम का ईमेल या कुछ पता होना चाहिए, जैसे उसने आपको बता रखा है। ठीक है, इस लैब में आपको बताया हुआ है। मतलब ये भी जब आप OAuth की भी जब वल्नरेबिलिटी आप किसी रियल वेबसाइट में देखोगे, तो आप हमेशा 2 अकाउंट अपने बनाना वहाँ पे। आपके 2 अकाउंट होने चाहिए, और 2 अकाउंट से 1 अकाउंट की चीज़ें फिर आप दूसरे अकाउंट पे करके देखोगे, तब जाके आप प्रॉपर्ली कंफर्म कर पाओगे ऑथेंटिकेशन बायपास ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है, ठीक है? तो 2 अकाउंट्स आपको इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई, एक्सप्लॉइट करने के लिए चाहिए। This lab uses OAuth service to allow users to log in with their social media account. ठीक है, यहाँ पर ये वेबसाइट यूज़ करती है OAuth की सर्विस, जिसके थ्रू वो यूज़र्स को अलाउ करती है उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लॉगिन करने के लिए। Flawed validation by the client application makes it possible for an attacker to log in to other users' account without knowing their password. यहाँ पर आपको ये बताया कि फ्लॉड वैलिडेशन क्या है यहाँ पर? ये क्लाइंट एप्लीकेशन इस तरीके की पॉसिबिलिटी रखती है, जिसके थ्रू अटैकर किसी के भी अकाउंट को लॉगिन कर सकता है विदाउट देयर पासवर्ड, उसके पासवर्ड को बिना जाने, बिना यूज़ करे।
To solve the lab, you log in as Carlos account. His email address is this, and you can log in with your own social media account. ये आपके social media credentials आपको दिए हुए हैं. Username है winner and password है fit. आपके हमारे पास हमारे सोशल मीडिया के क्रेडेंशियल्स है जिनके थ्रू हमें लॉगिन करना है अपने अकाउंट पे. फिर वहाँ पर कुछ वल्नरेबिलिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है इम्प्लिसिट ब्रांड टाइप फ्लो में. और उसके लिए उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आप विक्टिम के ईमेल एड्रेस के थ्रू उसके अकाउंट में लॉगिन करें. तो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है तो बहुत सिंपल है ये. करिए स्टार्ट, ट्राई करिए उसके ऊपर. सबसे पहले तो ओअथ समझने का ट्राई करना कि ओअथ यूज हो रहा है या नहीं. मैंने जैसे ही माय अकाउंट पे क्लिक किया आपके सामने ऑप्शन आ रहा है वी आर नाउ रीडायरेक्टिंग टू सोशल मीडिया पेज. यहाँ पर आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पेज पर आ गए. यहाँ पर आप लॉगिन करिए अपने जो क्रेडेंशियल्स आपको दिए गए हैं. अब ये आपसे आ जाता है ऑथराइज की रिक्वेस्ट पूछ रहा है आपसे. जैसे आपने अपने क्रेडेंशियल्स पकड़ाए, मैं आपको बोल रहा था ना कि आपको वो पूछता है कंटिन्यू करना है कैंसिल करना है, तो वहाँ पर आपसे वो कुछ डिटेल्स मांग रहा होता है जिसके लिए आप अगर कंटिन्यू करोगे तो आप उसको ऑथराइज कर रहे हो. आप क्लाइंट एप्लीकेशन को परमिशन दे रहे हो कि वो ओथ प्रोवाइडर से ये डिटेल्स आपके बारे में ले लें. क्या क्या डिटेल्स? एक तो आपकी प्रोफाइल और एक आपका ईमेल. वो सर्वर पे चलेंगे. हाँ, अब देखो ना यहाँ पे किस पे रिक्वेस्ट गई है. हम लोग पहले क्लाइंट एप्लीकेशन पे थे. ये ओऑथ वाले रिक्वेस्ट है ओऑथ सर्वर पे. ठीक है, तो ऐसे ही आपको उस पे भी देखने के लिए मिलेगा जब आप लॉग इन विद जीमेल, गूगल या फेसबुक या कुछ भी करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही एंड पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, ओऑथ मतलब हर एक केस में आपको देखने के लिए मिलता ही है. ठीक है, कंटिन्यू करिए इसको. जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपने परमिशन दे दी कि हम एक्सेस करना चाहते हैं. जब आप माई अकाउंट पे वाले पेज पे चाहिए तो आप देखोगे कि आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है क्योंकि आपने अपने क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किए थे और आपको उसने लॉग इन कर दिए. ये आपकी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है. अब हमें ये ट्राई करना है कि ये डिटेल्स जो हमारे पास अभी हमारी है, क्या ये हम किसी और की भी देख सकते हैं? ये डिटेल्स हम किसी और की भी एक्सेस कर सकते हैं या नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है इन सारी रिक्वेस्ट में ये चेक कर लेते हैं ओअथ यूज हो रहा है तो कैसे पता चलेगा. सबसे पहले तो यहाँ पर ओअथ वाला एंड पॉइंट आपको दिख रहा है, मतलब ओअथ यूज हो रहा है. सबसे पहली चीज जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. दूसरी चीज, अगर आप इस वाली रिक्वेस्ट को चेक करो, जब आपने फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजी थी ओअथ की तरफ, तो इस रिक्वेस्ट ये वाली रिक्वेस्ट किस एंड पॉइंट पे गई है? ऑथ वाले एंड पॉइंट पे गई है. और उसके आगे की जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि आप क्लाइंट आईडी, रीडायरेक्ट यूआरआई, रिस्पॉन्स टाइप, नॉन्स, स्कोप, जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी वो चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है. जिसका मतलब है कि यहाँ पर वो ऑथ 110% यूज हो रहा है. ये आपने कंफर्म करा है कि यहाँ पर वो ऑथ यूज हो रहा है. अगर ये ऐसे कुछ पैरामीटर्स आपको दिखते हैं तो मतलब 100% है कि आपको वो यूज कर रहा है. अब इनमें से ऐसी कौन सी रिक्वेस्ट है जिसमें हम ऑथेंटिकेशन बाईपास कर सकते हैं? तो आप सारे रिक्वेस्ट को चेक करिए, देखिए कि यहाँ पे तो उसने यूजर नेम पासवर्ड मांगा है, तो ये वाली रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकती. और रिक्वेस्ट चेक करिए कि इनमें से और किस रिक्वेस्ट में क्या-क्या चीज़ें गई हुई हैं. अगर आप इस रिक्वेस्ट को देखो, जब इसने रिक्वेस्ट भेजी ऑथेंटिकेट वाले पेज पे और ये किसकी तरफ भेज रहा है? क्लाइंट एप्लीकेशन की तरफ. ठीक है, उसने क्लाइंट एप्लीकेशन के ऑथेंटिकेट वाले पेज की तरफ रिक्वेस्ट भेजी ये बताने के लिए कि हम लोग ऑथेंटिकेट हो चुके हैं. तो उसने अपना कुछ डेटा प्रोवाइड किया. अब इस डेटा में आप ध्यान से देखिए एक टोकन यूज़ हो रहा है जो कहीं न कहीं इसने फेच किया होगा यूआरएल से. ठीक है, और यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस यूज़ हो रहा है. अब आपके दिमाग में यहाँ से यही आएगा कि हम लोग अगर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर अपडेट कर दें
यूज़र नेम आप अगर हम लोग अपडेट कर दें तो ये टोकन ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये टोकन एक्चुअल में चेक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर इस टोकन को इस यूज़र के साथ बाइंड किया गया होगा, कंबाइन किया गया होगा, मैच किया कराया गया होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर किसी का भी आपके पास ईमेल है, किसी का भी आपके पास टोकन है, तो ये वर्क करने के 100% चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? अगर उनको वेरीफाई नहीं किया जाता है। तो रिस्पॉन्स में क्या आया? 302। शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र करिए, कॉपी करिए और देखिए कि क्या आप एक्सेस कर पा रहे हैं इस पेज को। जैसे आप माय अकाउंट पे जाएँगे, आपके पास क्या आ गया कि आपने किससे लॉगिन करा है? कार्लोस यूज़र से आपने लॉगिन करा है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं इस वेरिफ़िकेशन स्टेप में ये क्लियर हो गया है कि आपने जो टोकन दिया है, वो किस यूज़र के साथ उसने यूज़ कर लिया उसको, कार्लोस यूज़र के साथ। ठीक है? पहले विनर के साथ यूज़ किया था, फिर कार्लोस के साथ उसको यूज़ कर लिया। तो ये वल्नरेबिलिटी इसलिए निकल के आई है क्योंकि कहीं न कहीं वेबसाइट ये कन्फर्म नहीं कर रहा था कि ये टोकन किस यूज़र के लिए दिया हुआ है। अटैकर अपना टोकन किसी भी यूज़र के अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकता है। टोकन अटैकर का है लेकिन अकाउंट किसका है? विक्टिम का। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बायपास करने में आपको हेल्प कर रहा है। तो मुझे इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आया कहीं वो CSRF का क्या हुआ इसमें। सीएसआरएफ में आप डेटा को चेंज करते हो, मॉडिफ़ाई करते हो। हम लोग सीएसआरएफ में डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते। सीएसआरएफ में हम एक ऐसी रिक्वेस्ट भेजते हैं जिससे यूज़र के अकाउंट के साथ कुछ अनवांटेड एक्शन परफॉर्म हो जाता है जो वो चाहता नहीं है। जैसे कि उसकी डिटेल्स मॉडिफाई होना, उसका डेटा हमारे पास आ जाना, ये सब। अकाउंट टेक ओवर डायरेक्टली नहीं किया जाता सीएसआरएफ से। सीएसआरएफ से अकाउंट टेक ओवर तभी पॉसिबल है जब आपके पास ऐसी कुछ फंक्शनैलिटी है कि आप उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर या पासवर्ड ऐसी कोई चीज़ आप मॉडिफाई कर पा रहे हो। अगर ऐसा कुछ आप कर पा रहे हो तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो ये अटैक डायरेक्टली आपको एक्सेस दे रहा है। जैसे आपने ऑथेंटिकेशन बायपास में जो चीज़ें पढ़ी थी, ये उस कैटेगरी का है। ऑथेंटिकेशन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन पढ़ा था ना, जिसमें हमने एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू भी बायपास करना सीखा था और फिर यहाँ पर अभी हमने ओऑथ के थ्रू भी बायपास करना सीखा। इसके अलावा ब्रूट फोर्स करके बायपास करना, वो सब कुछ आपका ऑथेंटिकेशन बायपास के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर 2 वल्नरेबिलिटी आपको मिली है। एक तो ओऑथ की भी है और ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड भी वल्नरेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। सो कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि सेकंड सिचुएशन जो दी गई है दैट इज़ फ्लॉड सीएसआरएफ प्रोटेक्शन। सीएसआरएफ के प्रोटेक्शन में कुछ फ्लॉ है। अब सीएसआरएफ के प्रोटेक्शन में कुछ फ्लॉ है। अब पहले सीएसआरएफ समझ लो, सीएसआरएफ हमें पता है होता क्या है, बट ओऑथ के टर्म्स में सीएसआरएफ का क्या मतलब है वो समझ लीजिए आप। Although many components of OAuth flow are optional, some of them are strongly recommended unless they are important. There's important reason not to use them. अभी आपने OAuth के कुछ कंपोनेंट्स देखे, OAuth के कुछ एंड पॉइंट्स, कुछ पैरामीटर्स आपने देखे जैसे कि रीडायरेक्ट यूआरआई, क्लाइंट आईडी, रिस्पॉन्स टाइप, स्कोप, नॉन्स और स्टेट। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी आपके पास रहेगी। तो जैसे नॉर्मल रिक्वेस्ट में सीएसआरएफ टोकन होता था, वैसे ही ओऑथ वाले रिक्वेस्ट में स्टेट पैरामीटर है जो सीएसआरएफ अटैक को रोकता है। नॉर्मल रिक्वेस्ट उसको क्या बोलेंगे आप? सीएसआरएफ टोकन के फॉर्म में मिलता है आपको वो, है ना? देखा था आप लोगों ने सीएसआरएफ टोकन कैसा होता है। अगर सीएसआरएफ की प्रोटेक्शन अगर आपको ओऑथ में चाहिए, तो उस पैरामीटर का नाम क्या हो जाता है? स्टेट। तो स्टेट एक ऐसा पैरामीटर है जो कि यूज़ किया जाता है सीएसआरएफ से प्रोटेक्ट करने के लिए, सीएसआरएफ अटैक को रोकने के लिए। जैसे CSRF टोकन था। हाँ, जैसे सीएसआरएफ टोकन नॉर्मल रिक्वेस्ट में था, वैसे ही ओथ वाली रिक्वेस्ट में वो पैरामीटर का नाम होगा स्टेट पैरामीटर। ठीक है? जो आपने शायद ऊपर अभी देखा भी था या दिखा भी दूँगा मैं आपको। तो वो स्टेट पैरामीटर रिक्वेस्ट में अगर है तो वो वेबसाइट वैसे ही रुक सकता है, अटैक उस पे रोका जा सकता है, जैसे आपने सीएसआरएफ टोकन के थ्रू रोक रहे थे आप अटैक।
स्टेट पैरामीटर शुड आइडियली कंटेन एन अनगेसेबल वैल्यू, जैसे टोकन में होती है अनगेसेबल वैल्यू, वैसे यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एक अनगेसेबल अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू होना चाहिए, सच एज हैश ऑफ समथिंग टाइड टू यूजर्स सेशन। जैसे CSRF टोकन को किससे टाई किया जाता था, यूजर के सेशन कुकीज के साथ, यहाँ पे भी स्टेट पैरामीटर को किससे टाई किया जाना चाहिए, यूजर के सेशन के साथ। ठीक है, this value is then passed back and forth between the client application and the OAuth server as a form of CSRF token for the client application. आपको समझ आ गया, ये अब ये वैल्यू बैक एंड फोर्थ बार बार ट्रैवल करेगी, आप भेजोगे क्लाइंट से सर्वर, सर्वर उसको वैलिडेट करेगा, फिर आपको भेजेगा बाद में रिस्पॉन्स, अगर उस वैल्यू को वो चेंज कर रहा है। मैंने आपको बताया था CSRF टोकन वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, बताया था मैंने आपको। तो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट इसका भी है कि अगर स्टेट वैल्यू यूज़ हो रही है तो उसको वो टाइम टू टाइम चेंज भी करेगा, जैसे इसको यूज़ कर दिया गया है इसके अंदर की वैल्यू को, तो चेंज करके दोबारा आपको भेजेगा। तो ये जो वैल्यूज़ है वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करती हैं क्लाइंट एप्लीकेशन और सर्वर के बीच में, और सॉरी क्लाइंट ब्राउज़र और सर्वर के बीच में। Therefore, if you notice that the authorization token does not send a state parameter, this is extremely interesting for the attacker's perspective. अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर स्टेट पैरामीटर नहीं दिख रहा है आपको, तो वो अटैकर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अटैकर उसके थ्रू CSRF जैसी वल्नरेबिलिटी परफॉर्म कर सकता है उस अकाउंट पे। It potentially means that they can initiate an OAuth flow themselves before tricking a user's browser into completing it, similar to a traditional CSRF attack. This can have severe consequences depending on how OAuth is being used by the client application. अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर किसी अटैकर ने आपके बिहाफ पर एक OAuth का जो फ्लो है या OAuth का जो हैंडशेक है वो इनिशिएट किया, तो उससे आप यूज़र को ट्रिक कर सकते हो कि वो उसका कुछ अकाउंट, उसके कुछ डिटेल्स आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाएँ। मतलब अगर आपने किसी और के बिहाफ पे कोई CSRF, मतलब आपने कोई इनिशिएट कर दिया OAuth का प्रोसेस, तो इस केस में क्या होगा कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट उसके अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। मतलब अटैकर का सोशल मीडिया अकाउंट विक्टिम के अकाउंट के साथ लिंक हो सकता है, अगर ये प्रोसेस विक्टिम ने कंप्लीट करा तो। मतलब विक्टिम के पास कोई लिंक जाएगा, जैसे ही विक्टिम उस पे क्लिक करेगा, तो विक्टिम का अकाउंट किसके सोशल मीडिया के साथ लिंक हो जाएगा, अटैकर के सोशल मीडिया के साथ लिंक हो जाएगा। ऐसा भी क्या था कि हमारा अकाउंट लॉगिन हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से हो रहा था, क्योंकि वो लिंक है कहीं न कहीं, हमने लिंक करा, उसको ऑथराइज़ किया, परमिशन दी है। वैसे ही यहाँ पर ये CSRF अटैक क्या है कि मैं चाहता हूँ, जैसे हमने नॉर्मल CSRF अटैक में क्या किया था, ईमेल चेंज करा था। इस बार मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं एक लिंक विक्टिम को भेजूँ, विक्टिम जैसे उस लिंक पे क्लिक करे, तो उसका ईमेल पासवर्ड चेंज ना हो, उसका अकाउंट ही मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के साथ लिंक हो जाए, ताकि जब मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लॉगिन करूँगा तो किसका अकाउंट ओपन होना चाहिए? विक्टिम का। लिंक होने का क्या मतलब, फिर तो वो विक्टिम भी लॉगिन करेगा तो अटैकर के अकाउंट से लॉगिन होगा। नहीं, तो वो आप विक्टिम अपने सोशल मीडिया से लॉगिन करेगा तो उससे कोई लॉगिन नहीं होने वाला, क्योंकि उसका जो अकाउंट पहले से लिंक था वो अब हट हट चुका है, हमने अच्छा अपना अकाउंट लिंक ठीक कर है। लिया। हमारा अकाउंट कैसे ओपन कर पाएगा, वो प्रोसेस में थोड़ी चल रहा है कोई चीज़। लिंक हो गया तो मैंने नहीं नहीं नहीं, हम लोग सोशल मीडिया से जब लॉगिन करते हैं तो सोशल मीडिया हर हर बार रिक्वायर्ड होता है, आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करने की परमिशन नहीं होती, फिर आप सोशल मीडिया से लॉगिन करते हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब आप अपने सोशल मीडिया से लॉगिन करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका अकाउंट लिंक ही नहीं है। तो आपको वो अकाउंट किसके साथ लिंक हो चुका है, अटैकर के सोशल मीडिया के साथ। तो अटैकर का जो सोशल मीडिया है वो उसका एक लिंक या कुछ आपको शेयर करेगा, जिससे जब आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट उसके सोशल मीडिया के साथ लिंक हो जाएगा। ये वल्नरेबिलिटी है तब होगी जब स्टेट जैसे कोई पैरामीटर वहाँ पर नहीं है। अगर स्टेट पैरामीटर होगा तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, सर्वर उस लिंक को चेक करेगा और देखेगा कि वहाँ पे कोई स्टेट पैरामीटर है या नहीं, और अगर होगा तो उसको आपके कुकीज़ के साथ वैलिडेट करके ये रोक देगा अटैक, वो अकाउंट लिंक नहीं करने देगा आपको। बट क्योंकि ऐसा कोई टोकन अगर यूज़ नहीं हो रहा है, तो अटैकर ये चीज़ करके अकाउंट को लिंक कर सकता है किसी और के अकाउंट के साथ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। कंसिडर अ वेबसाइट दैट अलाउ यूजर्स टू लॉग इन यूजिंग ईदर अ क्लासिक पासवर्ड बेस्ड मैकेनिज्म और बाय लिंकिंग देयर अकाउंट टू अ सोशल मीडिया प्रोफाइल यूजिंग OAuth। एक ऐसी वेबसाइट की हम लोग बात कर रहे हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था, जहाँ पर 2 तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो। या तो आप क्लासिक जो तरीका होता है पासवर्ड बेस्ड मैकेनिज्म, या फिर आप सोशल मीडिया के क्रेडेंशियल्स देके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है? ऐसा कोई सिनेरियो जहाँ पर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल को लिंक कर दो अपने अकाउंट के साथ, और फिर सोशल मीडिया से हर बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में क्या बताया गया आपको? इन दिस केस
If the application fails to use the state parameter, an attacker could potentially hijack a victim user's account on the client application by binding it to their own social media account. खुद के सोशल मीडिया अकाउंट के साथ उसको बाइंड करके विक्टिम के सेशन को हाईजैक या विक्टिम के अकाउंट को ही हाईजैक कर सकते हैं। तो ओएथ की जितनी भी वल्नरेबिलिटी अभी आप पढ़ रहे हो वो सब अकाउंट टेक ओवर वाली है। ऊपर वाली भी अकाउंट टेक ओवर थी जो बहुत सिंपल सिनेरियो था। नीचे वाली भी अकाउंट टेक ओवर है। यहाँ पर आपको यूजर को फोर्स करना है कि उसकी प्रोफाइल आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाए। ठीक है, और वो तब हो पाएगी जब CSRF को रोकने वाला जो स्टेट पैरामीटर है वो रिक्वेस्ट में नहीं होगा। अब स्टेट पैरामीटर ना इससे पहले वाले रिक्वेस्ट में था, अगर आप लोगों ने देखा तो ध्यान से देखा हो, इस वाले में स्टेट पैरामीटर है। अच्छा, स्कोप था, स्टेट नहीं है, नहीं इसमें नहीं है आपके पास, इसमें भी नहीं था आपके पास स्टेट पैरामीटर। और मैंने आपको फिर यहाँ पर दिखाया होगा शायद, ये रहा स्टेट पैरामीटर जाके ना एक ऐसी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे बताया गया कि हाँ ये रोक सकता है आपके अटैक। तो अभी क्या सिचुएशन है जहाँ पर ये वैल्यू यूज नहीं की जा रही। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। रीड कर दीजिए। आप अगर लैब का डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो उसमें आपको दिया गया है, दिस लैब गिव्स यू एन ऑप्शन टू अटैच अ सोशल मीडिया प्रोफाइल टू योर अकाउंट so that you can log in via OAuth instead of using normal username and password। आपको एक ऐसे फंक्शनैलिटी दी गई है जहाँ पर आप OAuth के थ्रू लॉग इन कर पाओ अपने यूजर नेम पासवर्ड को छोड़ के। Due to the insecure implementation of the OAuth flow by the client application, an attacker can manipulate this functionality to obtain access to other users' account। अटैकर यहाँ पर अदर यूजर्स का अकाउंट को एक्सेस करने के लिए इसको यूज कर सकता है, क्योंकि वो किसी के भी अकाउंट को लिंक कर सकता है अपने सोशल मीडिया के साथ। To solve this, lab uses CSRF attack to attach your own account with us to attach your own social media profile to the admin user's account on the blog website and then access the admin panel and delete user cards। आपको एडमिन पैनल एक्सेस करना है, एडमिन के अकाउंट को अपने सोशल मीडिया से लिंक करके और फिर एक यूजर को डिलीट करना है जिसका नाम है कार्डोस। The admin user will open anything you send from the exploit server and they always have an active session on the blog website। ये आपको बताया गया, एक प्री रिक्विजिट आपको दिया गया है कि विक्टिम लॉगिन होना चाहिए पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उसका एक एक्टिव सेशन होने के साथ-साथ वो आपके दिए हुए लिंक पर क्लिक करे। ठीक है, जैसे CSRF के लिए आपका लॉगिन होना ज़रूरी था। अगर आप लॉगिन नहीं हैं, आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, कुछ नहीं होगा। आपका लॉगिन होना ज़रूरी है क्योंकि वो कुकीज़ के साथ रिक्वेस्ट जब जाएगी सर्वर पे तब सर्वर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। यू कैन लॉग इन टू योर ओन अकाउंट यूजिंग द फॉलोइंग क्रेडेंशियल्स। तो आपको आपके जो ब्लॉग के वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं वो ये हैं, सोशल मीडिया के जो क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं वो ये। ठीक है, तो लॉग इन कर लीजिए आप एक बार। सबसे पहले हम लोग अपने अकाउंट के साथ लॉगिन करेंगे क्योंकि अभी सोशल मीडिया के हमने लिंक नहीं करा। ठीक है, तो पहले पूरी फंक्शनैलिटी एक बार आप लोग समझ लो, कैसे ये वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं जहाँ पर आप ये वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हो। आपको लिंक करने का ऑप्शन खुद ही देगा वो। अभी हम क्या करेंगे, अपने नॉर्मल क्रेडेंशियल्स जो विनर पीटर दिए गए हैं उससे आप लॉगिन, जो आपके अकाउंट क्रेडेंशियल्स हैं। जैसे आपने लॉगिन किया, आपके अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, प्लस एक फंक्शनैलिटी आपको दिख रही है, वहाँ पे लिखा हुआ है अटैच अ सोशल प्रोफाइल। अब इस पे आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपका OAuth वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपके सोशल मीडिया के क्रेडेंशियल, जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट है आपका उसके क्रेडेंशियल्स आप बता दीजिए। तो पीटर डॉट वीनर यहाँ पे आपको दिया गया है यूजर नेम और हॉटडॉग दिया गया है पासवर्ड। ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट के क्रेडेंशियल्स। जैसे आप अपने अकाउंट को वैलिडेट करोगे, वेरीफाई करोगे, ऑथेंटिकेट करोगे, आपसे वो ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट मांगेगा कि जो दूसरी वेबसाइट है वो ये सब चीज़ें एक्सेस करना चाहता है। कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोड आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आप कंटिन्यू करिए दोबारा से और लॉग आउट करके चेक करिए कि अब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग इन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या दिखा रहा है आपको, यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग इन टू योर सोशल मीडिया विद योर सोशल मीडिया अकाउंट। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आप देखोगे कि आप वापस से लॉग इन
हो चुके हैं, हमने दोबारा कोई क्रेडेंशियल नहीं प्रोवाइड किया, हम लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू वापस से क्या हो गया यहाँ पे लॉग इन। यहाँ तक समझ आया? बस हो गया, ये तो बहुत जल्दी नहीं हो गया। बताओ क्या चल रही है? पहले आपने अपने नॉर्मल अकाउंट से लॉग इन किया, ठीक है, फिर आपके पास ऑप्शन था कि मैं अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को अटैच कर सकता हूँ। जैसे आपने क्लिक किया, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आ गए, जहाँ पर आपसे अपना ईमेल एड्रेस या जो भी यूजर नेम पासवर्ड था वो टाइप किया। वो टाइप करने के बाद उसने आपसे पूछा कि आप ये परमिशन मांग रही है क्लाइंट एप्लीकेशन, आपने बोल दिया ऑथराइज कर दो। जैसे वो परमिशन आपने प्रोवाइड करी, कंटिन्यू किया, आपका अकाउंट, आपका सोशल मीडिया वाला अकाउंट आपके नॉर्मल अकाउंट के साथ लिंक हो गया। फिर आपने लॉग आउट करा, फिर हमने जस्ट लॉग इन करने का ट्राई किया यूजिंग सोशल मीडिया। आपने देखा कि आप एक बार में लॉग इन हो गए अपने सोशल मीडिया के थ्रू। वो अकाउंट का क्या मतलब है, नॉर्मल और सोशल मीडिया? जैसे आप मान के चलो कि आप अपना अमेजोन पे लॉगिन कर रहे हो, अमेजोन पे लॉगिन करने के लिए सोशल मीडिया अपने अपने नॉर्मल अकाउंट की क्रेडेंशियल्स यूज करें। अमेजोन आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप अपने नॉर्मल क्रेडेंशियल्स यूज नहीं करना चाहते हो और जल्दी अपना प्रोसेस करना चाहते हो, कंटिन्यू विद गूगल वाला जो हाँ, तो फिर आप कंटिन्यू विद गूगल करके लिंक कर सकते हो। पहले आपको लिंक करना पड़ेगा अपने अकाउंट, तो आपने नॉर्मल क्रेडेंशियल से लॉगिन किया, फिर अपने सोशल मीडिया गूगल को, फेसबुक को या इंस्टाग्राम को, ट्विटर को आपने लिंक कर दिया इसके साथ, अपने नॉर्मल अकाउंट के साथ। तो वो लिंक वाला प्रोसेस आपको यहाँ पर बताएगी। और अब हमें किसी मतलब अटैकर के अकाउंट को अपने मतलब विक्टिम के अकाउंट को अपने सोशल मीडिया से लिंक करवाना है। तो उसके लिए ऐसा कौन सी रिक्वेस्ट है जो आपको चेक करने की ज़रूरत है? तो इसमें से सबसे पहले हमने लॉगिन किया, ठीक है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया में लॉगिन किया हम लोगों ने, और सोशल मीडिया के लॉगिन होने के बाद जो जो रिक्वेस्ट यहाँ से गई हैं वो सारी रिक्वेस्ट एक बार चेक करिए आप। जिसमें से एक रिक्वेस्ट है जहाँ पर आपको क्या मिला, कोड मिला, जो आपने कोड भेजा फिर सर्वर की तरफ। अब ये वो कोड है जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अगर ये कोड हम लोग अटैकर को, विक्टिम को भेज दें, किसी और को भेज दें, और कुकीज़ भी किसकी जाएंगी, उसी यूज़र की जाएगी। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लो, यही वो स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में क्या जा रहा है आपकी तरफ से, आपकी साइड से जा रहा है ये, हमारे अकाउंट की तरफ से किस वेबसाइट की तरफ जा रहा है, ये नॉर्मल जो अकाउंट है, नॉर्मल वेबसाइट जो है उसकी तरफ एक रिक्वेस्ट जा रही है जहाँ पर हम लोग अपना कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कोड इसके साथ चेक किया जाएगा, इस कुकी के सेशन कुकी के साथ। और जिस यूज़र का भी आपने, जिसको भी आपने ये कोड दिया हुआ है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट इस अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा जिसकी कुकीज़ आपको यहाँ, आपने यहाँ पे दी हुई है। अब मान के चलो यही रिक्वेस्ट मैं अगर विक्टिम को शेयर कर दूँ, विक्टिम जैसे इस लिंक पे क्लिक करेगा, टोकन जाएगा सर्वर के पास, ठीक है, और टोकन किसके अकाउंट के साथ जाएगा, विक्टिम के अकाउंट के साथ। तो प्रोफाइल किसकी लिंक होगी, विक्टिम की, और किसके सोशल मीडिया के साथ लिंक होगी, अटैकर की जिसका टोकन था ये। समझा? लेकिन ये कोड ऑलरेडी यूज्ड है, ये कोड जो आपके पास अभी मिला है, ये ऑलरेडी क्या है, यूज्ड कोड है। आप इससे, इस वाले से कुछ भी करोगे तो कोई भी एक्शन परफॉर्म, शायद यहाँ पे भी आपको दिखा दे वो, आपने दे भेजा, आपके पास 500 का एरर आ रहा है, और इंटरनल सर्वर एरर जैसी आपको चीज़ दिख रही है, क्योंकि ये टोकन चाहिए, कोड चाहिए, वो हम कैसे लेंगे, दोबारा से कोड जनरेट कराना पड़ेगा। और इस बार हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसको क्या कर लें, टाइम पर इंटरसेप्ट कर लें। अगर देखो होगा क्या, वो कोड हमारे पास आएगा और हमारा ब्राउजर उसको दोबारा भेज देगा क्लाइंट एप्लीकेशन के पास। कोड हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ओअथ के पास से, ओअथ आपको कोड दे रहा है, आपका ब्राउजर उसको दोबारा भेज रहा है, वो ऑटोमेटिकली भेज देगा, हमसे पूछेगा नहीं कि हम कोड भेज रहे हैं, कंटिन्यू करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको हर एक स्टेप पे क्या करके रखना है, इंटरसेप्ट आप ऑन, इंटरसेप्ट आप ऑन करके रखिए, ताकि जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो सारी आप अपने रियल टाइम पर उसको इंटरसेप्ट करते जाओ, ठीक है। सो आप दोबारा से जाइए अपनी वेबसाइट पर, और किस पे क्लिक करोगे आप, कि मुझे अपनी एक प्रोफाइल अटैच करनी है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, वो रिक्वेस्ट यहाँ से गई होगी। अब आप तब तक फॉरवर्ड करो जब तक आपको, ये तो रिक्वेस्ट है जो क्लाइंट आईडी और ये सब चीज़ें के साथ जा रही है, कि हम अभी बोल रहे हैं वो प्रोवाइडर को कि ये हमारा डेटा है, इसके अकॉर्डिंग हमें कोड प्रोवाइड करो। फिर एक बार लॉग आउट भी करना पड़ेगा? लॉगआउट तो हम ऑलरेडी एक बार कर चुके थे, हमें अटैच करना है ना प्रोफाइल, तो अटैच तो हमें एक बार करवाना ही पड़ेगा ना। अटैच वाला जो क्लिक क्लिक बटन है उसी के बाद ही तो आपको कोड मिलेगा ना, है ना। बिना अटैच वाले बटन, और अटैच वाला बटन तब नहीं मिलेगा जब आप लॉग आउट हो गए। फॉरवर्ड करिए आप इसको, फॉरवर्ड करते रहिए जब तक ये कोड आपके पास नहीं आ जाता। कोड आ गया, अब ये भेजना नहीं है हमें, तो यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी कर लो आप। ये वो यूआरएल है, यूआरएल में क्या क्या चीज़ आ गई होंगी,
क्लाइंट एप्लीकेशन का नाम और साथ में ये ओथ वाला जो लिंकिंग पैरामीटर है ये आपके पास आ गया। अब इस रिक्वेस्ट को आप क्या कर दो, यहाँ से ड्रॉप कर दो, क्योंकि हमें ये रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। ये रिक्वेस्ट अगर आपने भेज दी तो सारा काम खराब हो जाएगा। आप इंटरसेप्ट को कर दो ऑफ। ठीक है, अब आपको इस अटैक को परफॉर्म करनी है। यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट ड्रॉप बाय यूजर, कोई बात नहीं। ये अच्छा, ये भी आप रिफ्रेश मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, वो कोड है। यही रिक्वेस्ट ड्रॉप की है हम लोगों ने। यही रिक्वेस्ट अगर आप भेज दोगे तो वो दोबारा चली जाएगी। तो आप यहाँ से इस चीज़ को हटा दो पूरा, क्योंकि यूआरएल हम लोग ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं। वो यूआरएल जो मैंने कॉपी करा है वो ये एज इट इज़ वही दिखेगा जो पहले दिख रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना अटैक को किसी के ऊपर परफॉर्म करने के लिए आपको अपना एक्सप्लॉइट सर्वर दिया गया है। ठीक है, जहाँ पर आप जाइए, और इसमें मैंने आपको बताया था कि कोड कैसे वो करते हैं। सॉरी, एक कोई यूआरएल अगर आपको डालना होता है तो कैसे डालते हैं आप इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट का उसके दो लगा दो लोकेशन स्क्रिप्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर आप पूरा ये यूआरएल डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आके स्क्रिप्ट को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इसके थ्रू हम ट्राई करके देखते हैं कि यूजर जब ऐसे लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके अकाउंट के बिहाफ पर ये एक्शन परफॉर्म होगा। तो स्टोर करके आप इसको देखिए एंड डिलीवर करिए इसको विक्टिम की तरफ। ठीक है, विक्टिम की तरफ ही गया होगा। अब हमें कंफर्म कैसे होगा कि ये एक्चुअल में वर्क करा है या नहीं करा। आप वापस से माय अकाउंट पर आ जाइए। अभी आपका विनर के डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एक बार लॉग आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे डिटेल्स दिख रहे हैं जब हम वापस से लॉगिन, मतलब अकाउंट एडमिन के अकाउंट के डिटेल्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं जब हम वापस से लॉगिन करते हैं। और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एडमिन पैनल दिख रहा है। मतलब पहले आपके पास अकाउंट जो था वो नॉर्मल था, अब आपका जो अकाउंट है वो किसका है, एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि जैसे ही विक्टिम के पास वो लिंक गया, वो आपके दिए हुए लिंक पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही वो किस यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, इस वाले पे। और जैसे ही रीडायरेक्ट हुआ, उसका जो नॉर्मल अकाउंट था वो आपके सोशल मीडिया से लिंक। तो जब हमने अपने सोशल मीडिया से लॉगिन किया तो किसका अकाउंट लॉगिन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर का, क्योंकि वो अकाउंट को लिंक कर चुका था। यहाँ पे सर सोशल मीडिया का मतलब मेरा बहुत जीमेल हो सर्वर गया, है। हाँ वो तो जीमेल का हुआ तो सकता है, वो फेसबुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके हुआ था। जो वो प्रोवाइडर है। हम्म। अभी लैपटॉप सॉल्व होगा जब आप एडमिन पैनल पे जाके कार्लोस को डिलीट करोगे। तो आप कार्लोस को डिलीट करो, आपका सॉल्व। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझना फिर ट्राई करना, क्योंकि फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है समझना कि किस सिनेरियो में आप ये ट्राई कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते। चलिए, तो लैब हम लोगों ने किया, इसको एक बार दोनों को ट्राई करके देखिए, परफॉर्म करिए, और जो भी चीज़ समझ आई है ओथ के बारे में वो लिख लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।